अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रूथ हिस्ट्री चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। वर्ल्ड वार 2 दुनिया की तारीख़ के सबसे खूनखार जंग रही है। इसके नतीजे में कितने ही बड़े बड़े शहर और मुल्क बुरे तरीके से तहस नहस हो गए। लंदन, टोक्यो, हम्बर्ग, बर्लिन। आइए आज की वीडियो में वर्ल्ड वार 2 को समझते हैं कि असल में क्या हुआ था, क्यों हुआ था और इसका क्या नुकसान हुआ। ये है वर्ल्ड वार की पूरी कहानी। अपनी कहानी की हम शुरुआत करते हैं साल 1919 से। नाजरीन, ये वो साल था जिस साल वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुई और एक फेमस टीटी साइन की गई। इसको कहा जाता है टीटी ऑफ वर्साइल। इस टीटी में एक आर्टिकल था 231। इसमें लिखा गया था वर्ल्ड वार 1 में जितना भी नुकसान हुआ था ये सारा नुकसान जर्मनी को भरना था, क्योंकि जंग तो बहुत सारे मुल्कों ने की लेकिन गलती का जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया। और टीटी ऑफ वर्साइल के मुताबिक जर्मनी को $33 बिलियन का जुर्माना अदा करना था, जो आज के पैसों में $270 बिलियन बनते हैं। ये इतना ज़्यादा पैसा बनता है कि साल 2010 में जर्मनी ने आखिरी किस्त अदा की थी। तकरीबन 100 साल का अरसा लग गया था इस जुर्माने को अदा करने में। इस कर्जे की पहली किस्त अदा की जाती है 1921 में। इसके फ़ौरन बाद जर्मनी में बुरे तरीके से महंगाई देखनी पड़ती है। जर्मनी की करेंसी बुरे तरीके से डिवैल्यू हो जाती है, इकॉनमी का सत्यानाश हो जाता है और बेरोज़गारी बढ़ जाती है। ऐसे हालात में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की, एक ऐसा यंग पॉलिटिकल लीडर जो अपनी तकरीरों से आवाम को अपने बस में करना जानता है। साल 1923 में हिटलर की नाज़ी पार्टी जर्मन सरकार हासिल करने की कोशिश करती है। हालांकि ये सरकार हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं, लेकिन हिटलर की पॉपुलैरिटी लोगों में और बढ़ जाती है। जर्मनी में हिटलर ग्रुप की तरफ से ये अफवाह फैला दी जाती है कि जर्मनी की जो बेइज्जती हुई है इंटरनेशनली, वो एंटी नेशनल एग्रीमेंट की वजह से हुई है और इस सब की जिम्मेदार मौजूदा जर्मन सरकार और उनके हमायती हैं। लोग बहकावे में आ जाते हैं। अगले 10 सालों में भरपूर तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है, मीडिया को ख़रीदा जाता है, जज्बाती तकरीरें की जाती हैं। 1933 में जर्मनी में 6 मिलियन लोग बेरोज़गार हो गए, बच्चे भूख से मरने लगे। इस सूरत हाल में हिटलर अपने आप को जर्मनी का डिक्टेटर के तौर पर पेश कर देता है और इसके बाद हिटलर अपने जर्मन एम्पायर वाले ख्वाब को पूरा करने निकल पड़ता है। हिटलर ने जर्मनी में सिर्फ अपने नाजी लोगों को रहने की इजाज़त दी, बाकी सारे लोगों को जर्मनी में रहने की इजाज़त नहीं दी और वहाँ से निकाल दिया। साल 1935 को दुनिया को पता चलता है कि जर्मनी के पास अपनी एक एयर फोर्स है। आपके जहन में सवाल आएगा, ये तो कोई बड़ी बात ना हुई, हर मुल्क की अपनी एयर फोर्स होती है। लेकिन आपको बता दूँ, ट्रीटी ऑफ वर्साइल में ये बात भी लिखी गई थी कि जर्मनी अपनी कोई मिलिट्री नहीं रख सकता, लेकिन हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्साइल के मुआहदे की खुलकर खिलाफ वर्जी कर रहा था। यहाँ बाकी मुल्कों को जर्मनी पर तरस आया कि इनकी हालत क्या हो गई है। एक तो इनके ऊपर इतना ज़्यादा जुर्माना डाल दिया गया है कि इनकी करेंसी डिवैल्यू हो गई, लोग भूख से मरने लगे, 6 मिलियन लोग बेरोज़गार हो गए। तो उन्होंने तरस खाया जर्मनी के ऊपर कि खैर है, इन्हें मिलिट्री रखने की इजाज़त दे देते हैं। बिलाखिर 1935 ब्रिटेन एंग्लो जर्मन नावल एग्रीमेंट साइन करता है। इसके तहत जर्मनी को ऑफिशियली मिलिट्री रखने की इजाज़त दे दी जाती है, लेकिन जर्मनी की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर देखकर फ्रांस चौकन्ना हो जाता है। फ्रांस अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर
ایک 450 کلومیٹر لمبی فورٹیفیکیشن کھڑی کرتا ہے جسے نام دیا جاتا ہے دی میگوناٹ لائن۔ سال 1938 ہٹلر کو جب لگتا ہے کہ اس کی ملٹری پوری طرح تیار ہو چکی ہے تو ہٹلر اپنی پہلی نظر ڈالتا ہے اپنے ہمسائے ملک آسٹریا پر۔ ہٹلر چاہتا تھا سارے جرمن ملک ایک ہی امپائر بن کر رہیں۔ ہٹلر زبردستی اپنے نازی لوگوں کو آسٹریا کی سرکار میں داخل کرتا ہے اور ایک مہینے میں ہی چیزیں آؤٹ آف کنٹرول چلی جاتی ہیں۔ آسٹرین چانسلر کو لگتا ہے کیوں نہ لوگوں سے ووٹ کر لی جائے کہ آیا آسٹریا ایک آزاد ملک رہنا چاہتا ہے یا جرمن کا حصہ بن کر رہنا چاہتا ہے۔ یہ خبر سن کر ہٹلر ملٹری آسٹریا میں گھستی ہے۔ آسٹرین چانسلر کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے عہدے سے ریزائن کر دیتے ہیں۔ اگلے ہی دن آسٹرین پارلیمنٹ بھی ڈیزالو ہو جاتی ہے اور آسٹریا ایک آزاد ملک نہیں رہتا اور بغیر خون خرابے کے ہٹلر کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر قبضہ جمانے کے بعد ہٹلر کی نظر جاتی ہے چیکو سلواکیہ ملک پر۔ اس ملک میں 3 لاکھ جرمنز رہتے تھے۔ یہاں پر ہماری کہانی میں انٹری ہوتی ہے برٹش چانسلر نیول چیمبرلین کی۔ یہ کسی بھی حالت میں ایک اور جنگ نہیں چاہتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ چلو ہٹلر جو مانگ رہا ہے وہ اسے دے دیتے ہیں اور چیکو سلواکیہ کا وہ حصہ جہاں 3 لاکھ جرمنز رہتے تھے وہ ہٹلر کو دے دیا جاتا ہے تاکہ ملک میں جنگ نہ ہو۔ اسی وجہ سے ستمبر 1938 میں مونیچ ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ میں ہٹلر وعدہ کرتا ہے کہ وہ باقی کی چیکو سلواکیہ پر قبضہ نہیں کرے گا، لیکن 1 سال بھی نہیں لگتا اس ایگریمنٹ کو توڑنے میں۔ مارچ 1939 ہٹلر اپنی آرمی کو لے جا کر بچے ہوئے چیکو سلواکیہ میں گھس جاتا ہے۔ شروع میں تھوڑی لڑائی ہوتی ہے لیکن بڑی آسانی سے جرمن آرمی جنگ جیت جاتی ہے۔ چیکو سلواکیہ پر ہٹلر قبضہ کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر قبضہ کرنے کے بعد ہٹلر کی نظر پڑتی ہے اگلے ملک پولینڈ پر۔ اس ملک پر قبضہ جمانے کے لیے ہٹلر سوویت یونین کے ساتھ اتحاد کرتا ہے۔ 1 ستمبر 1939 تقریباً 10 لاکھ جرمن فوجی پولینڈ کی طرف چلنے لگتے ہیں اور ان کے پلان میں تھا کہ نارتھ اور ساؤتھ دونوں طرف سے حملہ کیا جائے گا، اور اس وقت باقی ملک یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ یو کے، فرانس، ان دونوں ملکوں کو لگتا ہے کہ اگر ہٹلر کو روکا نہیں گیا تو اگلا نمبر ہمارا ہو سکتا ہے۔ یو کے ایک وارننگ دیتا ہے ہٹلر کو، ہٹلر اسے اگنور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یو کے جرمنی کے ساتھ آفیشلی جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرانس، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، برٹین بھی جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں جرمنی کے خلاف۔ یو کے چیئرمین نیول چیمبرلین ریڈیو پر جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. لیکن اس کے بعد کسی ملک نے بھی جنگ نہیں کی، کسی ملک نے بھی پولینڈ کی مدد نہیں کی۔ تقریباً 13 لاکھ پولینڈ کی آرمی تھی، جرمن آرمی کے خلاف آئے، لیکن 1 ہفتہ بھی نہیں لگا جرمن آرمی نے پولینڈ کو شکست دی، اور فرانس، برٹین بھی پولینڈ کو بچانے نہیں آیا۔ 8 ستمبر 1939 جرمن آرمی نے پولینڈ پر قبضہ جما لیا، اور قبضے کے بعد پولینڈ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک حصہ سوویت کو دے دیا جاتا ہے جبکہ باقی کا حصہ جرمن کو دے دیا جاتا ہے، کیونکہ سوویت کے ساتھ ہٹلر کا اتحاد ہوا تھا۔ اس کے بعد ہٹلر کی نظر پڑتی ہے ڈنمارک اور ناروے پر۔ اپریل 1940 میں ہٹلر پلان تیار کرتا ہے کہ کیسے ڈنمارک اور ناروے کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے۔ 19 اپریل 1940 ہٹلر ناروے اور ڈنمارک کو بھی کنٹرول میں لے لیتا ہے اور وہاں نازی سرکار بناتا ہے، اور ناروے کے چانسلر وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں اور اپنی شکست تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ جرمن آرمی سے اپنے ملک کو بچا نہیں پائے، اور وہ 10 مئی 1940 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور یوں ہٹلر اپنی آرمی کو استعمال کر کے کافی سارے ملکوں میں اپنی نازی سلطنت کھڑی کر دیتا ہے۔ اسی 10 مئی کو ہٹلر ایک حملہ کرتا ہے فرانس، بیلجیم، نیدرلینڈ۔
ये ऑल आउट जंग का ऐलान था। सबको दिख रहा था कि हिटलर अब रुकने वाला नहीं है। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि फ्रांस ने एक मैगिनाट लाइन बनाई थी। फ्रांस को पहले से ही डर था कि हिटलर कहीं इनके मुल्क पर हमला न कर दे, तो इन्होंने बॉर्डर पर दीवार बनाना शुरू कर दी थी। अब इस दीवार के पास फ्रांस की मिलिट्री जाकर खड़ी हो गई अपने मुल्क को बचाने के लिए, जबकि हिटलर के पास 30 लाख की फौज थी। इस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ फ्रांस। जर्मन फौज को 3 हिस्सों में हिटलर तकसीम कर देता है, ABC। ग्रुप बी का काम था कि वो नीदरलैंड पर हमला करेगा और फिर बेल्जियम में जाकर एलाइड फोर्सेस के साथ लड़ेगा। ग्रुप सी का काम था कि वो मैगिनेट पर जाकर हमला करेगा। अब आप पूछेंगे कि ग्रुप ए का क्या काम था। ग्रुप ए असल में हिटलर का मास्टर प्लान था कि फ्रांस के अंदर इंटर करना आर्डिनस फॉरेस्ट के रास्ते। ये फॉरेस्ट एक बड़ा जंगल था। फ्रांस ये समझता था कि जर्मन आर्मी इस जंगल के रास्ते कभी नहीं आएगी। हिटलर ने 40,000 से ज्यादा मिलिट्री गाड़ियों का इस्तेमाल करके ग्रुप ए फ्रांस में घुसता है। 15 मई 1940 को नाजी आर्मी फ्रांस आर्मी को तीनों तरफ से घेर लेती है। भागने का एक ही रास्ता बचता है, समंदर, और समंदर से ही ये फ्रांस आर्मी भागने का प्लान बनाती है। 4 लाख फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी समंदर के रास्ते भागती है। जर्मन फौज उनके पीछे है और ऊपर से भी जर्मन एयरफोर्स उन पर बमबारी कर रही है। दूसरी तरफ फ्रेंच, ब्रिटिश और उनके इत्तेहादी मुल्क सर जोड़कर बैठते हैं कि कैसे इस अपनी एलियट फोर्स को बचाया जा सके। फ्रेंच और ब्रिटिश की एलियट फोर्स तकरीबन 4 लाख लोग थे जो समंदर के रास्ते भाग रहे थे। 4 जून 1940 तकरीबन 3.5 लाख फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी को सक्सेसफुली बचा लिया जाता है। लेकिन बुरी खबर यह कि ब्रिटिश आर्मी अपना असला और बहुत सारा मिलिट्री फोर्सेस का सामान इस जंग में खो देता है। बिल आखिर 22 जून 1940 फ्रांस भी हिटलर के सामने सरेंडर कर देता है। जुलाई 1940 तक हिटलर ने अपने आसपास के तमाम मुल्कों पर कब्जा जमा लिया था। अब यूरोप में हिटलर मुखालिफ सिर्फ एक मुल्क रह जाता है, ब्रिटेन। तो भाई अब आप ये कहेंगे हिटलर ने जब इतने मुल्कों पर कब्जा जमा लिया तो ब्रिटेन क्या चीज़ है? लेकिन नहीं, ब्रिटेन जर्मनी पर हमला करता है और जर्मनी हार जाता है। इस बारे में बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के पार्ट 2 वाली वीडियो में। उम्मीद है आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।